ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट की। शुरू में आपने देखा कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह डाला आपने। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए बिल्ड योर ओन कंपनी या बिल्ड योर ओन चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन लिया। फिर ऑप्शन आए, आपने रियल टाइम लिया पोस्टिंग के लिए। ठीक है, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके कंपनी क्रिएट कर ली। फिर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना शुरू किए जो कि मेंटेन में जाकर थे। ठीक है ना, मेंटेन में चार्ट ऑफ अकाउंट्स इजीली आपने बना लिए और ये ख्याल किया कि किस अकाउंट की क्या टाइप है। पता है ना, ये टाइप्स यहाँ से आ रही होती है, टाइप में कोई गलती नहीं करनी है। सही है। ये बनाने के बाद आपने क्या किया, टास्क में जाकर जनरल एंट्रीज बनाई। और मैंने आपको ये बात बताई कि जनरल एंट्रीज बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ जनरल एंट्रीज होनी चाहिए। जनरल एंट्रीज जो डेली रूटीन की होती हैं, यानी कोई एक्सपेंस, कोई फर्नीचर खरीद लिया आपने, ऑफिस टेबल खरीद ली, ऑफिस का कंप्यूटर खरीद लिया, गिलास खरीद लिया, ट्यूबलाइट खरीद ली। ठीक है, लेकिन जब सेल परचेज का मामला आ जाए, अब सेल परचेज हम किस चीज़ की कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, मैंने एक मोबाइल शॉप का आपको डाटा दिखाया है। एक आप नोकिया की सेल कर रहे हैं, एक सैमसंग की। सही है, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो आपको वाउचर्स यूज करने होंगे। वाउचर्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको 3 चीजें पहले क्रिएट करनी है। नंबर 1 इन्वेंट्री की डिटेल, नंबर 2 कस्टमर्स की डिटेल, नंबर 3 वेंडर्स की डिटेल। आपके पास 3 इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कंप्यूटर में। इन्वेंट्री की डिटेल, देखिए अभी इन्वेंट्री के चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए। आपको याद है आपने सेल का बनाया था नोकिया का और सेल सैमसंग, फिर आपने परचेज नोकिया भी बनाया था, फिर परचेज सैमसंग भी बनाया था। तो वो तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे। अब इन्वेंट्री की डिटेल्स क्या है, वो कैसे बनाएंगे, ये सीखने चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री को बनाने के लिए, उसकी डिटेल डालने के लिए मेंटेन में जाएंगे और उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री आइटम्स का ऑप्शन आ रहा है, इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, इन्वेंट्री आइटम बनाते वक्त जो खास चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आईडी, आइटम आईडी। अब आइटम आईडी आप कोई भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोकिया की बहुत बड़ी सीरीज है पूरी, तो N1 भी रख सकते हैं, N फॉर नोकिया। सैमसंग की कोई सीरीज है, जैसे नोकिया आ गया आपके पास, नोकिया के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं आपके पास, तो वो भी आप डाल सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं आसान कर देता हूँ 101। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम, जैसे आपने कहा नोकिया मोबाइल। अब अगर चाइना या हंगरी का है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक ही रखें, नोकिया मोबाइल। हाँ, इसके बाद है आइटम क्लास। बहुत सारी क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आप क्या लेंगे इसमें, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्यों लिया हमने, जो चीज हम खरीदेंगे पहले परचेज करेंगे, फिर उसे सेल करेंगे, वो चीज स्टॉक आइटम कहलाती है। जो चीज हम पहले परचेज करेंगे बाद में बेचेंगे, उसे स्टॉक आइटम कहते हैं। ठीक है, तो आइटम क्लास आपको स्टॉक आइटम रखना है। मास्टर स्टॉक नहीं रखना है आपको, नॉन स्टॉक नहीं रखना है, और सर्विस नहीं रखना है, क्योंकि सर्विस तो नहीं दे रहे हम, तो आइटम सेल आउट कर रहे हैं, तो ये स्टॉक आइटम रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसको छोड़ दीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का मतलब होता है कितने का सेल करना है। प्राइस लेवल देखिए, अगर आपके पास एक ही प्राइस है तो इस बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा प्राइसेस हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सामने बटन आ रहा है, इसमें आप 10 लेवल्स डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, आपने कहा हम इसको 10,000 का भी सेल कर सकते हैं, और इसको हम 9,500 का भी सेल कर सकते हैं, इसे हम 9,000 का भी सेल कर सकते हैं। यानी आप, हमारे पास ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। किसी कस्टमर को आप सस्ता दे देते हैं, किसी को फुल प्राइस पे देते हैं 10,000 का, लेकिन ऑप्शन है आपके पास कि आप कितनी प्राइसेस एक चीज की रख सकते हैं। सही है, 10 भी रख सकते हैं। 3 प्राइसेस मैंने डाल दी, 10, 9,500 और 9,000। ठीक है, इसके बाद ओके कर दीजिए यहाँ से। अब आ जाइए क्वांटिटी डिस्काउंट। कभी कभी क्वांटिटी पर डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो अगर डिस्काउंट रखना चाहें तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, और ये न्यू क्रिएट करना पड़ेगा डिस्काउंट पर आपको। वो पूछेगा आपसे कि क्वांटिटी डिस्काउंट कितना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने % आपने रखना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये डिस्काउंट भी बना सकते हैं। ठीक है ना, इसकी आईडी बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कोई भी नाम लिख देता हूँ मैं, जनरल। ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंटेज,
कितनी परसेंट रखनी है, नो राउंडिंग, राउंड नहीं करना है इसको। तो बहरहाल ये डिस्काउंटेड अमाउंट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी इसको फिलहाल ओके कर देते, सेव कर लेते, सही है। तो जब डिस्काउंट अलाउ होगा तो फिर इसको हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, लास्ट यूनिट कॉस्ट, जो काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। कॉस्ट क्या है, मैंने भी बताई थी आपको। कॉस्ट कौन सी कीमत? हाँ, अब खरीदा आपने 10,000 का बेचना है, 9.5 का बेचना है या 9 का, तो आपके पास कॉस्ट कमी होगी, चले 7,000, 7,000 का हमने इसे खरीदा है, ठीक है। ओके जी, आगे चलिए। कॉस्टिंग मेथड फीफो, लीफो या फिर कोई और, तो आप इसमें लगा देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं। ज़्यादातर फीफो का इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो वहाँ पे बहुत काम आता है। यानी बाज़ दफ़ा ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है कि जो चीज़ पहले खरीदी है, अगर मॉडल आपका पुराना हो रहा है तो उसे पहले बेचें। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये होता है कि जो पहले लेटेस्ट मॉडल से पहले बेचें और जो ओल्ड हो गए उन्हें आप बाद में सेल करें। बहरहाल फीफो आप रखिए, ज़्यादा बेहतर है। यूपीसी SKU, यूनिवर्सल प्राइस कोड। देखिए सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। यूपीसी SKU का मतलब क्या है? यूनिवर्सल प्राइस कोड स्टॉक कीपिंग यूनिट। यूनिवर्सल प्राइस कोड स्टॉक कीपिंग यूनिट। देखिए कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं इसमें बार कोड का स्टिकर लगा होता है, आपने देखा होगा। आजकल आप किसी बड़े मॉल में जाएं तो वहाँ पे जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो बार कोड मशीन से उसके ऊपर जब लाइट मारते हैं तो खुद ब खुद कंप्यूटर में उसकी कीमत आ जाती है। तो बार कोड के कोड्स होते हैं जो कि हर आइटम पे नहीं होते। कुछ चीज़ों की कॉस्ट हमें टाइप ही करनी पड़ती है। आप देखिए कुछ चीज़ों की वो टाइप कर रहे होते हैं, कुछ पे वो लाइट मारते हैं। तो मोबाइल पे अगर बार कोड का स्टिकर लगा हुआ है तो उसका कोड यहाँ पे आपको डालना होगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। हर आइटम में बार कोड रीडर नहीं होता, बहरहाल छोड़ दीजिए इसको। पार्ट नंबर, पार्ट का कोई खास नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, कंपनी से बन के आता है, वो भी डाल सकते हैं। आइटम टाइप, अब आइटम टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। टाइप में क्या होगी? अब नोकिया मोबाइल है, उसकी टाइप क्या होगी? टाइप ये भी हो सकती है कि चाइना का है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप चाइना का है, टाइप है ना चाइना भी। अच्छा, यहाँ ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तान का है, इंडिया का है, तो ये आप लिख लीजिए। लोकेशन, लोकेशन का मतलब ये है कि आपके पास कहाँ रखा हुआ है। आपकी शॉप बहुत बड़ी है, आपने कहा भाई हमारे पास 2 स्टोर हैं, स्टोर 1 में रखा हुआ है, स्टोर 1 लगा दिया आपने, स्टोर 1। या कोई और लोकेशन आप लिखना चाहें, किसी भी जगह का कोई नाम रखा हुआ है आपने, वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि लोकेशन क्या है इस आइटम की, ठीक है। स्टॉकिंग UM, स्टॉकिंग UM का मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए एक आइटम की कितनी सारी डिटेल्स आपको पुट करनी है यहाँ पे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक बात बताइए, मोबाइल आप सेल करते हैं या खरीदते हैं तो आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 करके या केजी के हिसाब से ले आते हैं? 1 2 करके। तो इसका मतलब है ईच लगेगा यहाँ पर। अगर चावल सेल करते हैं केजी के हिसाब से, टन के हिसाब से, कोई लिक्विड है तो लीटर के हिसाब से। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आइटम किस टाइप का है, ठीक है ना। कपड़ा आप बेच रहे हैं तो मीटर के हिसाब से। यानी ये बता रहा है कि आप जो इन्वेंट्री बना रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी जो मेजरमेंट आप करते हैं वो ईच में करते हैं अलग अलग, या केजी में करते हैं, या डजन में करते हैं, डजन भी हो सकता है दर्जन में। तो यहाँ ये बताना होता, तो मोबाइल तो ईच ही पे चल रहा होता था। ईच का मतलब है 1 1 2 2 करके आप काउंट करते हैं, ठीक है। वेट, मोबाइल वेट पे तो नहीं बेचा जाता। अगर कोई ऐसा आइटम हो उसका वेट भी हो, पता होना चाहिए आपको, तो यहाँ वेट डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब आ जाइए राइट हैंड। देखिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, GL सेल अकाउंट, इसके बाद है GL इन्वेंट्री अकाउंट, इसके बाद है GL कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, और यहाँ बटन दिया गया है सेल अकाउंट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए यहाँ पे कौन सा हेड मुझे लिंक करना चाहिए। हम नोकिया मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं और इसने पूछा है पिछली ने कि जनरल लेजर सेल अकाउंट यहाँ पर कौन सा लगाएंगे। तो जो इसका सेल अकाउंट है, सेल नोकिया मोबाइल, वही लगाएंगे ना। सेल अकाउंट बना हुआ है, इसका मतलब है अगर अकाउंट मौजूद नहीं है तो ये बनाना पड़ेगा पहले। सेल अकाउंट पहले बना हुआ होगा फिर यहाँ लिंक होगा, अगर नहीं है तो बना के आए, ठीक है। इसके बाद क्या है? GL इन्वेंट्री अकाउंट। अच्छा आपने नोट किया होगा इन्वेंट्री का एक ही हेड मौजूद है हमारे पास,
ये एक ही है तो यही लगेगा फिर तो दूसरा है ही नहीं। अब आइए जीएल कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल भी आपको पता है परचेज अकाउंट को कहते हैं। हमने सेल के बाद नोकिया का परचेज नोकिया मोबाइल भी बनाया था, यहाँ ये लिंक होगा, ठीक है। आइटम टैक्स टाइप 1 का मतलब है रेगुलर टैक्स लगता है। अच्छा वो टैक्स कितना है यहाँ वो नहीं पता हमें, टैक्स लगता है। अच्छा अगर हम 2 कर दें तो एग्जैम्प्ट, टैक्स नहीं लगता। अच्छा 3 कर दें तो भी एग्जैम्प्ट, टैक्स नहीं लगता। अब सवाल पैदा होता है कि भाई रेगुलर तो समझ में आता है कि इस अकाउंट पे यानी इस आइटम पर टैक्स लागू होता है, गवर्नमेंट कोई सेल्स टैक्स लेती है। जैसे अगर आपने 10,000 का बेचा, हो सकता है उसमें 500 रुपये टैक्स भी हो गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना आपको। अगर टैक्स को एग्जैम्प्ट कर दें, टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री कंट्रीज भी होती हैं। लेकिन बात ये आ रही है कि ये एग्जैम्प्ट इतने सारे क्यों हैं? 25 टाइम्स इन्होंने एग्जैम्प्ट किया हुआ है। भाई एक ही कर देते, रेगुलर भी एक कर देते टैक्स लगता, और एग्जैम्प्ट भी एक ही कर देते कि नहीं लगता। इसकी वजह ये होती है कि जब हम एग्जैम्प्ट करते हैं, छूट देते हैं किसी चीज़ पे, तो उसका रीज़न होता है। पास दफा ये होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई नहीं एग्जैम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा, आपने रीज़न लिख दिया। पास दफा ये होता है कि कंपनी की तरफ से ये होता है कि आप टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। पास दफा ये होता है कि हमारी कंट्री में ही चीज़ बन रही है, रीज़न है कि कंट्री में मेड हो रही है, तो उसका एग्जैम्प्ट में जो रीज़न होगा कुछ और होगा। तो एग्जामिशंस के रीजंस होते हैं, इन नामों को बदला भी जा सकता है, यहाँ तो नहीं बदल सकते लेकिन ये चेंज किए जा सकते हैं। बहरहाल मैं रेगुलर टैक्स ले रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता रहे कि टैक्स लगेगा। अब टैक्स कितना लगेगा वो यहाँ नहीं बता सकते, सिर्फ बताया कि टैक्स लगेगा। अच्छा जी, मिनिमम स्टॉक एंड रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक से मुराद ये कि कितना रह जाए तो खरीदें। मसलन आपने कहा जब मेरे पास 2 मोबाइल शॉप में रह जाएंगे तो मैं 10 का ऑर्डर करूंगा, इससे पहले नहीं करूंगा। ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम स्टॉक आपके पास 2 मौजूद है, नहीं, मौजूद कितना है आपके पास वो अभी मैं बताऊंगा, नीचे आएगा। मिनिमम स्टॉक का मतलब ये है कि अभी आपके पास जब 2 रह जाएंगे तो आप 10 का ऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी 10 होगी। अच्छा ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोग कहते हैं भाई कभी हम 10 ले लेते हैं, कभी हम 20 ले सकते हैं, कभी 100 ले सकते हैं। तो आप ये ऑप्शन ना भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दें इसको। आप कहते हैं नहीं भाई हमारा तो मिनिमम स्टॉक 10 रह जाए तो भी ख़रीद लेते हैं हम, कभी 5 रह जाए तो भी ख़रीद लेते हैं, कोई ख़ास फिगर नहीं है इसका, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब आइए प्रेफर्ड वेंडर। अच्छा वेंडर में जाएंगे तो वेंडर यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि वेंडर अभी बनाया नहीं हमने। वेंडर कौन होता है? खरीदेंगे, जिससे खरीदेंगे। तो प्रेफर्ड का मतलब होता है जिससे आप पसंद करते हैं, वो वेंडर कौन सा? देखिए बात दफा ये होता है नोकिया मोबाइल आप किसी एक कंपनी से चाइना से ले रहे हैं, कभी आप यही नोकिया जो है ईरान से ले रहे हैं। तो प्रेफर्ड वेंडर कौन सा? जिससे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर वेंडर अटैच किया जा सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है, ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बायर आईडी, बायर कौन होते हैं? बेचने वाले। बायर ये होता है कि आप बेच रहे हैं, वेंडर से खरीद रहे हैं, दरमियान में भी एक पार्टी खड़ी होती है जो आपको माल दिलवाती है और वो अपना कमीशन रखते हैं, तो वो बायर्स होते हैं। बायर्स की भी ज़रूरत नहीं है इस वक्त, छोड़ दीजिए। अब देखिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पे काम करना लाजमी है। दोबारा देखिए, आईडी डालना ज़रूरी है, आइटम का नाम लिखना ज़रूरी है, आइटम की क्लास बताना, स्टॉक आइटम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राइस लेवल लिखना ज़रूरी है, डिस्काउंट को छोड़ दें, अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं थी। लास्ट यूनिट कॉस्ट ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा फीफो, ठीक है, फीफो लगा दिया, ज़रूरी था। यूपीसी ज़रूरी नहीं, पार्ट नंबर ज़रूरी नहीं। आइटम टाइप बताना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, ना भी बताएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बता दें तो ज़रूरी सही है कि चाइना है। लोकेशन बताना इसलिए ज़रूरी है कि पता रहेगा कि इसको कहाँ किसी शेल्फ में रखा हुआ है। आपने शेल्फ का नाम रख दिया, शेल्फ ए, शेल्फ बी, शेल्फ सी, तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में कि कहाँ रखा हुआ है। स्टॉकिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़रूरी था ईच, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तीनों चार्ट ऑफ अकाउंट्स लगाना ज़रूरी है। अगर आपने सेल की जगह ऊपर परचेज लगा दिया और परचेज की जगह नीचे
सेल लगा दिया अकाउंट, या इन्वेंट्री की जगह आपने कोई और गलत अकाउंट सेट कर दिया, तो आपका कंप्यूटर यानी पेस्ट्री काम तो करेगा, रिजल्ट गलत आएगा। मिस्टेक्स यहाँ से भी शुरू होती हैं कि आपने गलती में क्या किया, जीएल सेल अकाउंट की जगह परचेज लगा दिया, और कॉस्ट ऑफ सेल यानी परचेज की जगह सेल लगा दिया। तो बहुत सोच समझ के, ऊपर सेल अकाउंट आएगा, दरमियान में इन्वेंट्री अकाउंट ही होना चाहिए, और आखिर में परचेज अकाउंट ही होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिगिनिंग बैलेंस, कितना माल आपके शॉप में इस वक्त अवेलेबल है जिस वक्त आप ये काम कर रहे हैं, यानी कितना स्टॉक, अगर नहीं है तो जीरो है, छोड़ देंगे आप। अब हो सकता है आपके पास कुछ मोबाइल 10, 15, 20 पड़े हुए हो, तो आप बिगिनिंग बैलेंस में जाएंगे। ठीक है, मैसेज आएगा, इसमें आप यस करेंगे। देखिए मैसेजेस जितने भी कंप्यूटर पे आते हैं, दीज आर वेरी मीनिंगफुल। बाद हम क्या करते हैं, बगैर पढ़े हुए नो कर देते हैं, बगैर पढ़े हुए यस कर देते हैं। तो जिस तरह मोबाइल के मैसेज गौर से पढ़ते हैं, इसे भी गौर से पढ़ लिया कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि आपने मॉडिफाई कर दिया है, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो यस करेंगे। अब आपके सामने आइटम आईडी, डिस्क्रिप्शन में उसका नाम, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप आके यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आप क्वांटिटी बताएंगे आपकी शॉप में जो भी मौजूद है। लेट्स सपोज 10 हमारे पास मौजूद है, 10 आइटम्स इस वक्त शॉप में मौजूद हैं। और इसके बाद लास्ट यूनिट कॉस्ट क्या थी, 7000। जो कॉस्ट हमने बाहर लिखी थी ना, वही यहाँ पे डालेंगे, टोटल खुद ही हो जाएगा। देखिए टोटल खुद ही हो गया, कितने के हो गए, 70,000 के। ठीक है जी, ये हो गया, ओके कर दिया। ये हमारा पहला आइटम, इसकी डिटेल कंप्यूटर में आ चुकी है पेस्ट्री में। अब इसको आप दोबारा से सेव कर लें, और उसके बाद न्यू यानी दूसरा आइटम बनाना शुरू करें। 102 सैमसंग मोबाइल। मोबाइल है तो मोबाइल लिखें, चार्जर है तो चार्जर लिखें, बैटरी है तो बैटरी लिखें आगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया। प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है, चलिए जी 20,000, डिस्काउंट छोड़ दीजिए अभी। कॉस्ट 15,000 सपोज कर लीजिए, एवरेज नहीं, फीफो ले लें, ज़्यादा बेहतर है। यूपीसी छोड़ दें, पार्ट नंबर छोड़ दें। आइटम टाइप क्या थी, अच्छा देखिए अब आइटम टाइप खुद ही आ गई, चाइना। लेकिन अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप दोबारा टाइप कर दें, जैसे यूएसए का, यूएसए। लोकेशन ये स्टोर 2 में है, लेट्स सपोज स्टोर 1 में नहीं, स्टोर 2 में है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये ईच ही रहेगा। ठीक है, ईच पहले भी यहाँ पे बना हुआ आ गया था, मैंने दोबारा टाइप कर दिया। वेट नहीं है। सेल अकाउंट कौन सा आएगा, बिल्कुल सेल ऑफ सेल सैमसंग मोबाइल। दरमियान में कौन सा आएगा, इन्वेंट्री का अकाउंट। उसके बाद कौन सा आएगा, परचेज, परचेज सैमसंग मोबाइल, परचेज सैमसंग मोबाइल। ये ना हो कि यहाँ परचेज डिस्काउंट लगा दिया, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये भी छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है। बिगिनिंग बैलेंस में गए, फिर ये मैसेज आया, यस किया। अच्छा हाँ देखिए, आइटम क्लास में लेना भूल गया था, इसने रोक दिया, कोई बात नहीं, आइटम क्लास लेनी ज़रूरी थी। अब देखिए एक भी मिस्टेक हो गई, आइटम क्लास में लेना भूल गया था, अब इसने कहा दोबारा से लगाएंगे। ये सब चीज़ें फिर रिमूव हो जाती हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं। सेल सैमसंग मोबाइल, इन्वेंट्री एंड परचेज सैमसंग मोबाइल, और इसके बाद बिगिनिंग बैलेंस में जाएंगे, फिर यस करेंगे, फिर इस आइटम के आईडी पे या नाम पे क्लिक करेंगे। अब कितनी क्वांटिटी पड़ी है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 मौजूद हैं। ये कॉस्ट क्या है इसकी, 15,000। सही है जी, ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ जो 15,000 थी, वहाँ भी वहाँ से यहाँ पे आ गई, सेम होनी चाहिए। अच्छा कभी कभी होता है कि परचेज प्राइस चेंज हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी 15,000 का खरीद रहे हैं, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ 16,000 का हो गया, यहाँ तो 15 ही आती रहेगी। तो एक बात याद रखिए, अगर आइटम की कॉस्ट को चेंज करना हो तो दोबारा से बिगिनिंग बैलेंस में जाकर ही चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, फ्रीज हो गया। देखिए आप क्लिक करें, फ्रीज हो चुका है। हाँ सेल प्राइस यहीं से चेंज हो सकती है, सही है, सेल प्राइस डायरेक्ट सामने से चेंज हो सकती है, लेकिन अगर कॉस्ट चेंज हो जाए कुछ दिन बाद तो आपको बिगिनिंग बैलेंस में जाके ही चेंज करना होगा, क्लिक करके यहाँ से चेंज करेंगे। सही है, ओके। ये जनाब आपके दोनों आइटम्स सेव करके क्लोज कर दें। और जाहिर बात है हर चीज़ की एक रिपोर्ट बन रही होती है। अगर मैं रिपोर्ट देखना चाहूँ इन्वेंट्री की तो कहाँ जाऊँगा, रिपोर्ट्स,
अच्छा जी, इन्वेंट्री में आइटम, ये तो असेंबली लिस्ट है। अच्छा, आइटम लिस्ट, बिल हो गया, वायर हो गया, ये आ गया आइटम लिस्ट। 2 आइटम्स मौजूद हैं, एक 10 है आपके पास, 5 पड़े हैं, सही है। देखें आपके शॉप में या स्टोर में ये माल मौजूद है, ओके। अब हमें सेल भी करना है, तो सेल करने से पहले हमारे पास कस्टमर्स के पूरे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब जहन में एक सवाल आता है कि हम अगर एक शॉप लेके बैठे हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ होता है? बहुत अहम बात है। अगर आप होलसेलर हैं, होलसेलर का मतलब आप बल्क क्वांटिटी में सेल आउट करते हैं, तब तो आपके कस्टमर पक्के होंगे। यानी आपकी बहुत बड़ी शॉप है सदर में, लेकिन फेडरल एरिया से भी कोई आपसे खरीदता है, दुकानदार, गुलशन वाला कोई दुकानदार भी आपसे खरीदता है मोबाइल, और हैदराबाद से भी लोग आते हैं, तब तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखेंगे आप। अब 2 कस्टमर बनवा रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। एक कस्टमर है परमानेंट, जो हमेशा आपके पास आता है, कभी कैश दे देता है और कभी उधार पे ले जाता है। चलिए जी, कस्टमर आईडी चलिए मैंने C1 रख दिया, C1, और इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। जैसे मैं हैदर मोबाइल्स, अच्छा जी हैदर मोबाइल्स है, अकाउंट नंबर इनका बैंक अकाउंट नंबर, बिलिंग एड्रेस लतीफाबाद, सिटी हैदराबाद, SD सिंध, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। मैंने हैदराबाद का एक कस्टमर ऐड किया है जो आपके पास आता है और आपसे अक्सर मोबाइल कभी 2 ले जाता है, कभी 10 ले जाता है। ये परमानेंट कस्टमर है। परमानेंट कस्टमर कौन होते हैं? जो अक्सर आपसे माल लेते रहेंगे उनकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ मौजूद होगी। अच्छा, कस्टमर टाइप होलसेल, W सेल, यहाँ शॉर्ट करके लिखना होगा। टेलीफोन नंबर इफ एनी डालना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर 2 है तो डाल दीजिए, फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है, अगर जितनी इंफॉर्मेशन है टाइप कर दें, बाकी छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, कस्टमाइज फील्ड, सेकंड कांटेक्ट। सेकंड कांटेक्ट ये होता है कि आपने कांटेक्ट करना है तो किसी और बंदे से करना पड़ जाए तो वो कौन सा बंदा है, अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा कौन है, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर इसको छोड़ दीजिए। सेकंड कांटेक्ट और ये रेफरेंस नंबर वगैरह छोड़ दीजिए, सही है। अब आप इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने पे एक मैसेज आएगा, देखिए। अब मैसेज फिर मैंने कहा ना कि गौर से पढ़ने चाहिए। क्या लिखा है? कह रहे हैं इसके लिए भी एक वैलिड अकाउंट बनाइए। कौन सा है? ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये आपको एक और जगह ले गया और यहाँ पे कह रहा है GL सेल अकाउंट लगाओ, GL सेल अकाउंट। अब एक बात बताइए, इस कस्टमर को हम नोकिया भी बेच सकते हैं, सैमसंग भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसा अकाउंट सेल का लगा दें जो ज़्यादा सेल हो रहा हो। जैसे सेल अकाउंट नोकिया मोबाइल ही ज़्यादा लेते हैं तो नोकिया का लगा दें, सैमसंग ज़्यादा लेते हैं तो, यानी कोई ना कोई सेल अकाउंट या लिंक कराना ज़रूरी है। और इसका एक और तरीका भी है कि एक सेल का अकाउंट अलग से बना के रख लें जिसमें किसी आइटम का नाम ना हो, वो भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी सेल अकाउंट लगा दें, ये जनरल एंट्रीज में यूज़ नहीं होते, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल एंट्री में नहीं जाता, जनरल एंट्री से जो अकाउंट जाता है वो इन्वेंट्री वाला जाता है। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला, कोई भी अकाउंट सेल का हो लेकिन वो यूज़ कीजिए, बात को समझिएगा। सेल का अकाउंट यूज़ करना है, लिखा है ना या GL सेल अकाउंट, इफ एनी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्वेंट्री में मैंने आपको एक बात बोली थी, तीनों अकाउंट सही होने चाहिए, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। पहला सेल का नोकिया का, दूसरा इन्वेंट्री का, और थर्ड परचेज का। यहाँ पर एक छूट है कि कोई भी सेल अकाउंट हो वो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलें और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। शिप वाया, शिप, शिप वैसे तो जहाज को कहते हैं, बहरी जहाज को, क्योंकि वो एक नाउन भी है, लेकिन शिप एक वर्ब भी है, उसका मतलब होता है शिपमेंट, पहुंचाना, किस तरीके से माल पहुंचाया जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जी हैंड डिलीवर कर देते हैं, या कोरियर के जरिए भेजते हैं, या एयरबोर्न हवाई जहाज के जरिए। चलिए हैंड डिलीवर लिख देते हैं कि हैंड डिलीवर यानी वो खुद ले जाते हैं आके, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ ये भी बताना है कि प्राइस लेवल कौन सा देना है। याद है इन्वेंट्री में हमने 3 प्राइस लिखे थे, 10,000, 9,500, 9,000। अब इसको 3 पे रखना चाहता हूँ मैं, यानी सबसे कम प्राइस पे। यहाँ पे मैंने बता दिया 3। थर्ड प्राइस, पहला क्या था नोकिया का 10, दूसरा क्या था 9,500, थर्ड था 9, तो मैंने 9 रखा है, लेवल 3, सही है, याद रहेगा आपको। अब जनरल इंफॉर्मेशन आपने फिल की थी,
कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ गए, एड्रेस अगर एक से, अच्छा इधर देखिए, अगर एक से ज्यादा एड्रेस हैं तो आप ये देखिए टैब्स बने हुए, जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी मैंने, कॉन्ट्रैक्ट्स में ये खुद ही इन्फॉर्मेशन आ गई, इसके एड्रेस वगैरह फैक्स वगैरह डालने थे। एड्रेसेस, अगर इसके एड्रेसेस एक से ज्यादा हैं तो यहाँ आप टाइप करेंगे, नहीं तो नहीं। भाई हो सकता है इसके 10 एड्रेस हो, 10 एड्रेसेस हो। बहरहाल हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है। सेल इन्फो में क्या किया हमने, इनकम का अकाउंट लिंक किया है, देख लीजिए यहाँ पे इनकम का अकाउंट लिंक करना जरूरी था। शिप वाया हैंड डिलीवर आपने कर दिया, ठीक है, प्राइस लेवल बता दिया। अब आ जाइए पेमेंट एंड क्रेडिट, ये भी पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है इसमें, पेमेंट एंड क्रेडिट। जब हम किसी परमानेंट कस्टमर को उधार पे कोई चीज सेल करते हैं, उधार, अकाउंटिंग में उधार का वर्ड दूसरा क्या होता है, क्रेडिट पे सेल करते हैं। एक तो डेबिट क्रेडिट होता है, वो अलग होता है, उधार पे सेल करने को भी क्रेडिट सेल कहते हैं। दूसरा ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार होता है। तो यहाँ पर हम कंडीशंस बताएंगे, देखिए कंडीशंस कैसे बताएंगे। यहाँ पे लिखा है यूज डिफॉल्ट टर्म्स, इसमें जाएंगे, कस्टमाइज टर्म्स करेंगे। कस्टमाइज टर्म्स में जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। देखिए वीडियो बन रही है, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये ना सोचें कि बाद में वीडियो ले लेके घर पे देखेंगे, अभी समझ लें, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग लगाई हुई हमने। तो कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस कस्टमर में ऑप्शंस को देख लीजिए, काम आएंगे। COD, व्हाट इज दिस, COD, कैश ऑन डिलीवरी। अगर हमने COD का ऑप्शन लिया, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर उधार पे माल नहीं ले सकता, कैश ऑन डिलीवरी, उसी वक्त कैश देना होगा। प्रीपेड, इसका मतलब पहले पैसे देगा, कुछ दिन बाद लेगा। थक गए क्या? ओके, अच्छा जी, ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ड्यू इन नंबर ऑफ डेज। इसका फायदा ये होगा कि हम उधार पे माल दे देंगे इसको, और यहाँ बता देंगे कि कितने डेज में पेमेंट करेगा। जैसे 30 डेज तो ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया, हमने कहा नहीं भाई 20 डेज में करेगा, अपनी मर्जी से जो भी चेंजिंग हो वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। देख लें भाई, 20 डेज लगा दिया मैंने। अच्छा, अब आ गया डिस्काउंट। यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है इसको, अगर डिस्काउंट अलाउ करना हो, डिस्काउंट इन, अब वो पूछ रहे कितने दिन में डिस्काउंट, मैंने कहा 2 डेज में। डिस्काउंट परसेंट 5। मुझे जरा समझाएं इससे क्या समझ में आया आपको। यहाँ से ड्यू इन नंबर ऑफ डेज का मतलब है कितने दिन में पेमेंट करेगा अगर करना चाहे बाद में। 20 डेज में मैंने 20 लिख दिया, लेकिन मैंने नीचे एक और बात बताई कि अगर 2 दिन में पेमेंट कर देगा तो 5% डिस्काउंट ले सकता है, टोटल अमाउंट पर 5% और छूट मिल जाएगी उसको, ठीक है। अब नीचे देखिए, चार्ज फाइनेंस चार्जेस, ये क्या होते हैं, चार्ज फाइनेंस चार्जेस, पता क्या होता है फाइनेंस चार्जेस? अगर कस्टमर लेट पेमेंट करे 20 दिन के बाद, तो हम सेट कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। भाई 21 दिन हो गए, आपने कहा भाई आपके तो 20,000 बनते थे, अब 22,000 देने पड़ेंगे आपको। कस्टमर कहेगा मैं मजबूर था, प्रॉब्लम में था, आप 20 ही ले लें। बोला नहीं, फाइनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो नहीं, तो ये ऑप्शन हम यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स भाग जाते हैं फिर फाइनेंस चार्जेस की वजह से। कस्टमर आपसे मतलब नाराज होकर भाग सकता है, इसलिए इसे ना लें। क्रेडिट लिमिट क्या है, चलिए ये काम की चीज है। क्रेडिट लिमिट, उधार की लिमिट क्या है, कितना सामान उधार पे एक वक्त में दे सकते हैं। आपने कहा भाई इसको 1 लाख से ज्यादा का नहीं देंगे, सपोज कर लें, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा का माल हम इसे उधार पे नहीं देंगे। जैसे ही आप 1 लाख से 1 रुपया भी बढ़ाएंगे, मैसेज दे देगा आपको हिस्ट्री कि आपने तो कहा था 1 लाख का, ये 1 लाख 1 क्यों हो गया, 1 रुपये पे भी रोक देगा आपको। यानी 1 लाख के अंदर अंदर रख सकते हैं, 1 लाख तक लिमिट है, उससे कम में दे सकते हैं, ज्यादा में नहीं। नीचे है क्रेडिट स्टेटस, नोटिफाई ओवर लिमिट, जैसे ही ओवर लिमिट होगा नोटिफाई करेगा, नहीं मैसेज दे देगा। अगर हम कर दे नो क्रेडिट लिमिट, कोई क्रेडिट लिमिट ही नहीं है। तो बहरहाल हम लगाएंगे नोटिफाई ओवर लिमिट का ऑप्शन कि अगर ये 1 लाख से ज्यादा का माल गलती से हम इसे बेचें तो पेस्ट्री हमें वार्न कर दे, ठीक है। अब देखिए ऊपर एक चीज है प्रॉस्पेक्ट, एक चीज है इनएक्टिव।
प्रोस्पेक्ट पे अगर टिक लगा दिया तो इसका मतलब ये कस्टमर हमारा नया है, अभी तक एक भी सेल इससे हमारी नहीं हुई। इसका मतलब फिर ये हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट का मतलब है इस कस्टमर से एक भी सेल नहीं हुई लेकिन ये हमारे पास आया है, इसका मतलब है हो सकता है हमसे माल ले ले। प्रोस्पेक्ट लगाने का मतलब ये होता है, लेकिन प्रोस्पेक्ट नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये माल लेता रहता है, पुराना हो गया। इनएक्टिव, कस्टमर भाग गया है, अब नहीं लेता आपसे, इनएक्टिव कर दीजिए, यानी इसे सेल ही नहीं कर सकते। हाँ इंफॉर्मेशन मौजूद है इसकी, लेकिन इनएक्टिव का मतलब होता है कि अब हम इसे माल नहीं देंगे, कोई वजह है, इनएक्टिव कर दिया। बाज़ दफ़ा होता है छोड़ देते हैं लोग, शॉप बंद हो जाती है, इनएक्टिव, लेकिन अपने रिकॉर्ड में इसे डिटेल नहीं डिलीट नहीं करते आप। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन पुट हो गई, सेव कर दीजिए। एक कस्टमर मैंने बना दिया, अब दूसरा कस्टमर मैं एक और बनाना चाहता हूँ, और ये है हमारा C2 फर्ज कीजिए। ये वो कस्टमर्स हैं जो आपके पास अचानक आ जाते हो, कहते हैं एक मोबाइल दे दो, एक चार्जर दे दो, एक मोबाइल कवर दे दो, ऐसे होते हैं ना, डेली ऐसे बहुत से आएंगे। उनकी क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे आप पहले? आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, टेलीफोन, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे कस्टमर्स का कोई नाम नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? वॉक इन कस्टमर्स। वॉक इन कस्टमर कोई भी हो सकता है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसका मतलब है वॉक इन कस्टमर की तो कोई एड्रेस भी नहीं होगा, कोई टेलीफोन नंबर भी नहीं होगा, कोई फैक्स नंबर भी नहीं होगा, लेकिन सेल इन्फो में GL सेल अकाउंट तो होगा ना, ये लगाना पड़ेगा आपको। सेल अकाउंट कौन सा लगाएं? कोई भी लगा दे, मैंने कहा ना यहाँ तो कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, शिप वाया, हैंड डिलीवरी हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। प्राइस लेवल इसकी तो 1 ही रखेंगे, अभी तो इनसे तो ज़्यादा लेंगे, चाहे तो कम कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन 1 रख लें यहाँ पे। अच्छा जी, अब आइए इसके पेमेंट एंड क्रेडिट में। तो क्या इनकी कोई कंडीशंस होंगी? जब ये उधार पे माल ही नहीं ले रहा तो क्या लेंगे? COD लेंगे, कैश ऑन डिलीवरी ही होगा। ये कैश देगा, माल ले ले आपसे, क्योंकि ये तो कोई भी हो सकता है, तो इसकी कोई क्रेडिट लिमिट भी नहीं होगी, सब जीरो हो जाएगा, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं, बस आप अपनी मर्जी से उसी वक्त कर दें तो कर दें। तो अब आपने ये भी सेव कर दिया, ठीक है। लिस्ट में गए, आपके पास 2 कस्टमर्स हैं, एक हैदर मोबाइल्स है जो कि आपका परमानेंट कस्टमर है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। दूसरे हैं वॉक इन कस्टमर, जो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई भी आएगा, आप इसे यूज करेंगे, ताकि जब आप इस तरीके से सेल करें जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो इसे यूज करेंगे आप सेल के वक्त। और अगर हैदर मोबाइल्स आ जाएं तो आप इसको यूज करेंगे सेल के वक्त, इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। कहाँ लेंगे ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए, 3 चीजें मैंने कहा था आपके पास होनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग को जरा होने दें, फिर बाद में बात कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो 3 चीजें मैंने कहा था अब आपको बनानी है, इन्वेंट्री, कस्टमर और वेंडर। अब वेंडर बनाते हैं, ठीक है। वेंडर कौन होता है? जिनसे आप खरीदते हैं। अब आप भी एक शॉप लेके बैठे हुए सदर में, और आपसे हैदराबाद में भी लोग ले जा रहे हैं, सांगड़ में भी लोग ले जा रहे हैं सामान, दूसरी शहरों में, बलोचिस्तान भी जा रहा है माल, आप भी तो कहीं से लेते होंगे। अब आपने अपने वेंडर का V1 इंफॉर्मेशन डाली, ठीक है जी। ली चिंग, चाइनीज नेम ली चिंग है भाई, कांटेक्ट करना है मिस्टर ली। चाइनीज नेम मैंने डाल दिया ली। अकाउंट नंबर चाइना का कोई बैंक अकाउंट नंबर, चलो ठीक है। एड्रेस बीजिंग, चलो इतना ही काफी है। सिटी बीजिंग ही लिख देते, बीजिंग। स्टेट छोड़ दें, कंट्री चाइना, सही है भाई। वेंडर टाइप क्या है? वेंडर टाइप ये भी होलसेलर। अच्छा, होलसेलर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी तो हो सकती है लीचिंग की। अच्छा चले, यहाँ पे नेम में हम एक और भी चीज लिख सकते हैं कि नेम में हम ये लिख देते हैं नोकिया, क्योंकि नोकिया लेते हैं, फर्ज करें हम इससे, तो नोकिया
चाइना भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और उस कस्टम वेंडर का नाम भी लिख सकते हैं। कंपनी का नाम डालना ज़्यादा बेहतर है, कंपनी का नाम डालने तो बेहतर है, ठीक है। नीचे क्योंकि नाम इसका आ ही जाएगा, मिस्टर लीचिंग यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट में। चिंगची, चिंगची जो होता है वो चाइनीज वर्ड है ना, चिंगची, तो लीचिंग। अच्छा जी, आगे चलिए। टेलीफोन नंबर अगर लीचिंग का है तो वहाँ डाल दीजिए लीचिंग का टेलीफोन नंबर, ठीक है जी। अब आगे चलिए। अब आप इसको जैसे ही सेव करेंगे, देखिए ये एंड हो रहा है, जैसे ही सेव करेंगे फिर क्या कह रहा है ये, वैलिड अकाउंट इसमें भी डालिए। वो कह रहा है इसका भी तो एक अकाउंट होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए कर्सर यहाँ खुद ब खुद आ गया, एक्सपेंस अकाउंट। तो अब एक्सपेंस अकाउंट तो ये है हमारे, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि परचेज भी एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ आप जो चीज इससे परचेज करेंगे, परचेज नोकिया कर रहे हैं तो नोकिया का परचेज यहाँ लगा दें, वैसे यहाँ भी कोई और परचेज लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कस्टमर में कोई भी सेल अकाउंट लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाना जरूरी है। फिर भी यहाँ कोई भी परचेज अकाउंट लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये हो गया एड्रेस। और ज्यादा अगर इसके एक से ज्यादा एड्रेसेस हैं तो यहाँ लिंक करेंगे, नहीं तो छोड़ दें। हिस्ट्री, हिस्ट्री से मुराद ये होती है कि जब आप इन्हें सेल परचेज करते हैं ना, कस्टमर को या वेंडर को, इनकी हिस्ट्री बना देता है। ये हिस्ट्री खुद ही हिस्ट्री बना देगा, आपको कुछ करने की, देखने की, सिर्फ देख सकते हैं, कुछ करना नहीं है। परचेज इन्फो, परचेज इन्फो में आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है यूज डिफॉल्ट टर्म्स। यूज, जैसे आपने उसकी नहीं टर्म्स लगाई थी कस्टमर की, कितने दिन में पेमेंट करेगा, 30 डेज में, 20 डेज में, कितने % डिस्काउंट देगा, क्रेडिट लिमिट क्या है, इस तरह वेंडर भी तो आपके लिए। अब आप समझें, आप दरमियान में बैठे हैं, इधर से खरीद रहे हैं इधर बेच रहे हैं, तो आप भी तो कस्टमर हो गए। पहले आप बेच रहे थे, आप वेंडर थे, आपके कस्टमर आपके पास आ रहे थे। अब आपने लीचिंग से खरीदना है नोकिया कंपनी से, तो आप कस्टमर हो गए, वो वेंडर हो गया। तो यहाँ पर कस्टमाइज टर्म्स आपके लिए जो लीचिंग बताएगा वो लिखेंगे आप। आपकी कंडीशन लीचिंग वाले, चाइना वाले, नोकिया वाले तय करेंगे और आप अपने कस्टमर की तय करेंगे। अब लीचिंग ने बोला कि जी आप एक काम करें, ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, नेट ड्यू इन 15 दिन में पेमेंट करें। ये लीचिंग वाले कह रहे हैं, लीचिंग नोकिया कंपनी। यूज डिस्काउंट, कह रहे हैं जी अगर आपने एक दिन में पेमेंट करी तो 10% देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये देखें, फर्स्ट करें उन्होंने आपके लिए टफ कंडीशंस रख दी। एक दिन में पेमेंट करोगे, डिस्काउंट इन 1 डे, डिस्काउंट परसेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने एक दिन में पेमेंट की। वैसे आप 15 दिन तक पेमेंट कर सकते हो, 15 दिन में पूरी पेमेंट करनी होगी। एक दिन में की तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट लिमिट आपको लीचिंग ने बोला कि आपको 5 लाख तक का माल उधार पे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आप बताएं कुछ पूछना है तो। ये सेव कर दिया मैंने, ये क्लोज कर दिया, सही है। अब बताइए, यहां तक मैंने 3 चीजें पढ़ाई आपको। मेन चेन में दोबारा देखिए, मेन चेन में इन्वेंट्री आइटम्स ओपन करके दिखाए तो मैं आइटम आपको, ये रहा पहला आइटम नोकिया। ये सारी डिटेल्स पूछना है कुछ, सेल प्राइस है, कॉस्ट है, बिगिनिंग बैलेंस डाले थे हमने यहाँ से जाके इसके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ 3 अकाउंट लगाए थे। अच्छा, फिर हमने क्या बनाया था, कस्टमर हमने 2 बनाए थे। हैदर मोबाइल, सारी डिटेल्स आ गई, देख लीजिए सारी डिटेल्स आ गई इसकी, और कॉन्टैक्ट वगैरह इसके आ गए। एड्रेस अगर एक से ज़्यादा एड्रेस है तो यहाँ टाइप करेंगे, नहीं तो छोड़ दें। हिस्ट्री खुद ब खुद जनरेट करेगा। सेल इन्फो, सेल अकाउंट लगाना ज़रूरी था। पेमेंट में आपको बताया था कस्टमाइज करना ज़रूरी था यहाँ से, जिसमें 20 डेज रखा था। 2 डेज में पेमेंट करने पे हमारे हैदर मोबाइल को 5% डिस्काउंट देंगे। 1 लाख से ज़्यादा का माल हम हैदर मोबाइल को नहीं दे सकते, ठीक है। क्रेडिट लिमिट, ये क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हमने बनाया वेंडर। वेंडर में हमने एक ही बनाया नोकिया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन यहाँ पर परचेज का अकाउंट लगाना ज़रूरी था, वो हमने लगा दिया। और इसके बाद परचेज इन्फो में हमने, परचेज इन्फो में आने के बाद कस्टमाइज टर्म्स फॉर दिस वेंडर में ड्यू इन नंबर ऑफ डेज ही लिया हमने। ड्यू नंबर ऑफ डेज दोनों में लिया, कस्टमर में भी, इसमें भी, वेंडर में भी। और उसके बाद क्या किया, लीचिंग ने बोला 15 दिन में पेमेंट करो, अगर एक दिन में करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। 5 लाख का उधार ले सकते हैं, लीचिंग वाले कह रहे हैं 5 लाख तक का अमाउंट आपको
का अमाउंट का माल आपको मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा जो हमने एक और कस्टमर भी एक और बनाया था, वो कौन सा कस्टमर था? वॉक इन कस्टमर। वॉक इन का मतलब है चलते फिरते कोई भी आ जाएगा, वॉक इन कस्टमर कहलाएगा। उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ उसका नाम होगा वॉक इन कस्टमर, कोई डिटेल नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, लेकिन उसका भी सेल इंफॉर्मेशन में सेल अकाउंट लगाया जाना जरूरी होगा उसका भी। और उसकी कंडीशंस में क्या करेंगे हम? कंडीशंस में क्या करते हैं इधर जाके? COD, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है भाई। अब हमारे पास 3 चीजें मौजूद हैं। हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। इन्वेंट्री में आपको दिखा चुका हूं, इन्वेंट्री में आइटम लिस्ट 2 आइटम्स हैं। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल में ये कॉन्टैक्ट लिस्ट या कस्टमर की लिस्ट, ये देखिए कस्टमर की लिस्ट आ गई आपके पास, सही है। और इस तरह अकाउंट्स पेएबल में वेंडर की लिस्ट आ जाएगी, ये रही वेंडर की लिस्ट, ये देखिए, ठीक है जी। बोलिए। अभी थोड़ी देर में पूछिएगा, मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप बाद में पूछिएगा। ये वही चीजें हैं, आपको शायद बता दूंगा मैं भी। अच्छा भाई, समझ में आ गया यहाँ से? तो जो ये जो टर्म्स होती है ना कस्टमर या वेंडर की, ये वही होती है नेट ड्यू इन 30 डेज, डिस्काउंट इन 2 डेज, इस तरह की चीजें बनी हुई होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने एक बात बोली थी कि जर्नल एंट्री जो आप लोग करते हैं, जर्नल एंट्री, वो सिर्फ उन चीजों की होगी जो जिनका ताल्लुक हमारी इन्वेंट्री से ना हो। इन्वेंट्री हमारी 2 है इस वक्त, नोकिया और सैमसंग। उन्हें जर्नल एंट्री से सेल और परचेज नहीं करेंगे। हाँ, अगर फर्नीचर खरीदना है ऑफिस के लिए, टेबल खरीदनी है, अलमारी खरीदनी है, ऑफिस सप्लाईज खरीदनी है, रेंट देना है, सैलरीज पे करनी है, तो जर्नल एंट्रीज बनेंगी। लेकिन नोकिया सेल करना हो, सैमसंग सेल करना हो, परचेज करना हो, तो हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, वाउचर्स बनाएंगे। तो चलिए, पहला वाउचर टास्क में है सेल इनवॉइस। इनवॉइस अब आप साथ साथ लिखते भी जाएंगे, 3 चीजें पढ़ लिए। इनवॉइस क्या करेगा, पहले सुन लीजिए। इनवॉइस एक ऐसा वाउचर है जो उधार पे सेल करने की खुद ही एंट्री बनाएगा। सेल इनवॉइस क्रेडिट पर अगर सेल करना चाहें किसी कस्टमर को उधार पर, तो सेल इनवॉइस बनेगी। फिर सुन लीजिए, अगर उधार पर सेल करनी हो तो सेल इनवॉइस बनेगी। अगर कैश पर सेल करनी हो तो रिसिप्ट बनेगी। रिसिप्ट उधार पे सेल करेंगे तो सेल इनवॉइस में जाएंगे, और कैश पे सेल करनी हो, कैश पे किसको सेल करेंगे? जो वॉक इन कस्टमर है, तो रिसिप्ट में जाएंगे, ठीक है। लिख लिया? उधार पे सेल करनी हो तो सेल इनवॉइस, और कैश पे सिर्फ रिसिप्ट। अच्छा जी, अगर उधार पे परचेज करनी हो तो परचेज रिसीव इन्वेंट्री। देखिए, सेल के 2 ऑप्शन मैंने बता दिए, इनवॉइस और रिसिप्ट, समझ गए? सेल के 2 ऑप्शन याद रखें, उधार पे सेल होगी इनवॉइस, कैश पे सेल होगी रिसिप्ट, ठीक। अच्छा, उधार पे परचेज होगी तो परचेज रिसीव इन्वेंट्री। 2 ऑप्शन सेल के हैं ऊपर, 2 ऑप्शन नीचे परचेज के हैं। उधार पे परचेज करेंगे तो परचेजेस रिसीव इन्वेंट्री, और कैश पे परचेज करेंगे तो पेमेंट्स वाउचर। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हमें इतना ही रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी का सेल परचेज सिस्टम आराम से चला सकते हैं। पेमेंट, ठीक है भाई, इनवॉइस बनाए। चलें, वो उधार पे सेल करें। देखिए, उधार पे सेल कर रहे हैं, ये हम गए, ये वाउचर ओपन हो गया। अब देखिए, खुद से समझिए, आपको बड़ा आसान लगेगा, ये इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इनवॉइस में क्या पूछा है इसने? कस्टमर आईडी। कौन सा कस्टमर आ गया? आपने उधार पे बेचना है तो कौन सा कस्टमर लेना है? हैदर मोबाइल्स, ठीक है ना। जैसे ही मैंने हैदर मोबाइल को सिलेक्ट किया, देखिए उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ आ गई कि नहीं? हैदर मोबाइल लतीफाबाद में है और ये सिंध पाकिस्तान, ये सारी डिटेल्स आ गई। अच्छा, डेट, जाहिर बात है डेट तो डालनी पड़ेगी या नहीं भाई? किस डेट को हम सेल कर रहे हैं? फर्स्ट कीजिए, 1 मार्च को कर रहे हैं, अभी जो मंथ आ रहा है वही ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बॉयज सुनना नहीं चाह रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बॉयज सुनना नहीं चाह रहे वो ये है, इनवॉइस बनाते वक्त
कस्टमर का लिया जाना भी जरूरी है, डेट को सेट करना भी जरूरी है। गलत डेट पे आपने वाउचर बनाया तो बाद में कंपनी फंस जाएगी आपकी कि कब बनाया था, प्रॉब्लम आ सकता है। इनवॉइस नंबर डालना बड़ा जरूरी है। इनवॉइस का नंबर क्या है? चलिए जी 01, पहली इनवॉइस से 01 रख लेते हैं। इसके बाद जो जरूरी चीज है वो है आइटम। नीचे देखें आइटम, कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं हम? नोकिया। क्वांटिटी ये भी जरूरी है, कितने बेच रहे हैं? 2 बेच रहे हैं। 9000 का, देखिए हमने इसको प्राइस लेवल 3 रखा था ना, इसको 9000 में दे रहा है, देख लीजिए आप। यहाँ पे दूसरी प्राइसेस भी आ रही हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया था इसको प्राइस लेवल 3 पे, तो 9000 में दे रहा है। अच्छा जी, अमाउंट टोटल हो गया 18000 की बिल का बिल है। ये इनवॉइस होता क्या है? बिल, बिल, BILL, बिल। इनवॉइस यानी एक ऐसा वाउचर जो सेल के लिए बना है, लेकिन क्रेडिट सेल के लिए, उधार पर सेल के लिए। इनवॉइस किस लिए बना है? क्रेडिट सेल के लिए। 18000 पे जो अभी आप इसको माल दे रहे हैं वो उधार पे जा रहा है, समझने वाली बात है। लेकिन हैदर मोबाइल कहता है कि मैं 10,000 तो लेके आया हूं, 8 बाद में दे दूंगा। अब क्या करें भाई? ऐसा होता है या नहीं? आपका जो कस्टमर है वो बाज़ दफा थोड़े से पैसे अभी दे देता है, बाकी बाद में दे देता है। तो मैंने तो कहा ये उधार पे ही जाएगा सब कुछ। चले नेक्स्ट चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। इसकी जर्नल एंट्री खुद ब खुद ऊपर देखें, ऊपर जर्नल का बटन है, ऑटोमेटिक जर्नल एंट्री बन रही है। सेल नोकिया मोबाइल क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है ना खुद ब खुद। पहली लाइन देखें और आखिरी लाइन देखें। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं उनको पता है सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सिर्फ सेल डिस्काउंट डेबिट हो सकता है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल क्यों आ गया यहाँ पे? उधार पे बेच रहे हैं, कैश नहीं आ रहा। मैंने शुरू में समझाया था कि अकाउंट रिसीवेबल कैश की जगह लगाया जाता है कि उधार पे हो। लेकिन हमारे कस्टमर ने हमें एक मसले में डाल दिया। वो कह रहा है जी मैं अभी तो 10,000 तो अभी देना चाहता हूँ आपको, 8,000 बाद में दूंगा। तो क्या करेंगे? देखिए नीचे एक बटन है अमाउंट पेड एट सेल, नीचे नजर आ रहा है? ये नीचे की तरफ देखिए, माउस में हिला रहा हूँ, नजर आया? अमाउंट पेड एट सेल। आप इस पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर, या तो ये चेक नंबर होगा अगर वो चेक दे रहा है, या चेक नंबर आएगा। अगर वो चेक नहीं दे रहा, कैश दे रहा है, तो फिर आप कोई भी अपना एक नंबर बना लें, अपनी मर्जी से बना लें। या फिर इसका तरीका ये होता है आप कैश लिख के कैश 1 कैश 1 कैश 2 कर दें। कैश दे रहा तो कैश ही लिख दें यहाँ पे। अच्छा जी, डेट तो आपके पास आ रही है। रिसिप्ट अमाउंट 10,000। नीचे पूछ रहा है पेमेंट मेथड क्या है? कैश। बस हो गया। अच्छा, डिपॉजिट टिकट आईडी डालनी जरूरी नहीं है। कहीं आप बोलेंगे सर ने कहा था आईडी डालनी जरूरी है, डिपॉजिट टिकट आईडी भी आ गया इसमें। तो क्या होता है सुन लें। डिपॉजिट टिकट आईडी भी होती है जब पैसे या चेक आ जाता है ना आपके पास। तो फर्स्ट करें चेक आ गया कोई, तो वो बैंक में जब जमा होता है तो बैंक की एक स्लिप होती है, उसका नंबर डाला जाता है। वो बाद में भी डाल सकते हैं अगर पहले से पता होता है। बहुत से लोग बैंक की स्लिप जो होती है ना वो पहले से ला के रख लेते हैं ऑफिस में। हम लोग तो ये करते थे, बैंक से पूरी गड्डी उठा के ले आते थे। जब भी पेमेंट जमा करानी होती थी हमारे पास पहले से होती थी, फिल करते थे, बैंक में भेज देते थे। तो ये डिपॉजिट टिकट आईडी बैंक स्लिप नंबर है, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके कर दें यहाँ पे। अब जर्नल एंट्री चेंज हुई होगी कि नहीं? देखिए जर्नल में जाए, दोबारा जर्नल एंट्री देखें। जर्नल एंट्री तो वही है, सेल 18,000 से क्रेडिट और रिसीवेबल अभी भी 18,000 है। इससे 10,000 कम करना चाहिए था ना यहाँ पे। अब कम कहाँ कर रहा है? इसके बराबर में एक और कैश रिसिप्ट जर्नल, देखिए यहाँ सही कर दिया उसने। रिसीवेबल को खत्म कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। पहली एंट्री बनी रिसीवेबल की, दूसरी एंट्री बनी कैश रिसीविंग। और इसके बाद आपने कहा ओके, और अब फिर क्या करना है? सेव। अच्छा, सेव करने से पहले मैं आपको दिखाऊं ये बिल प्रिंट कैसा होता है। प्रिंट में जाए, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू ऐसा होता है। इनवॉइस आप जो प्रिंट करेंगे वो ऐसी होगी, ये बिल ऐसा बनेगा। भाई एक बिल आप अपने पास रखेंगे, उसे भी तो देंगे बिल निकाल के। बिल यानी सबूत तो होगा ना कि आपने सेल की थी, कब की थी, ये सबूत हो गया आपका। ठीक है, आप इसको सेव कर दीजिए। पहली सेल उधार पे हो गई, दूसरी सेल वॉक इन कस्टमर कैश की। अब जनाब दूसरे दिन आपके पास एक और बंदा आया या उसी वक्त आया,
उसने कहा एक सैमसंग मोबाइल चाहिए, अभी चाहिए, कैश पे चाहिए, और कोई अननोन बंदा है, वॉक इन है, आप क्या करेंगे, इनवॉइस नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, रिसिप्ट बनाएंगे, और यहाँ से वॉक इन कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर, यानी वो भी तो कैश ही दे रहा होगा, चेक लेके कौन फिरता है, कैश 2, रिसिप्ट नंबर, चलिए 02 ही कर देता हूँ, सेकंड रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट 1 है, रिसिप्ट 1 है। अच्छा, किस डेट पे सेल हो रही है, फर्स्ट कीजिए, सेकंड, पेमेंट मेथड समझ में आ रहा है, उधर देखें, रेफरेंस नंबर कैश, कैश के आगे कोई भी नंबर डालने 1 2 3, रिसिप्ट नंबर 1, डेट 2 तारीख, पेमेंट कैसे की, कैश से की, आइटम क्या ले रहा है वो, सैमसंग मोबाइल, कितने ले रहा है, 1 ले रहा है, 20,000 का एक है, 20,000 ही का टोटल होगा, समझ आ गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश पे है ना, ये तो सेल अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं आना चाहिए इसमें, कैश पे माल बेचा है, जर्नल में जाए सेल सैमसंग मोबाइल क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट। अब देखिए एक फायदा नहीं नजर आया आपको, जर्नल एंट्री तो बनानी नहीं पड़ रही, जर्नल एंट्री से बचा दिया आपको सॉफ्टवेयर ने, सिर्फ वो एंट्रीज बनानी है जैसे एक्सपेंस हो गया, कोई चीज़ नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंस हैं या कोई पेमेंट्स हैं, ये लीजिए, ये सेल, सही है। अब हमने इतना काम किया, इसकी रिपोर्ट्स नहीं बनी होंगी, बिल्कुल बनी होंगी, रिपोर्ट्स में गए, हमने सेल की है ना, सेल की रिपोर्ट किस में होती है, पेबल में, रिसीवेबल में, सेल की रिपोर्ट रिसीवेबल में होनी चाहिए, पेबल में, रिसीवेबल में होनी चाहिए, रिसीवेबल में। अब देखिए क्या क्या रिपोर्ट्स हम शो कर सकते हैं, हम ये शो कर सकते हैं, मसलन हमने कहा कस्टमर लेजर दिखा रहा है, देखें जरा क्या दिखा है इसमें, हैदर मोबाइल को 18,000 का माल बेचा था, 10,000 दे चुका है, 8,000 बाकी हैं, ऐसा ही है। वॉक इन को 20,000 का माल बेचा था, 20,000 दे चुका है क्योंकि कस्टमर ही कैश का था, 0 बाकी है, टोटल 8,000 ही लेने हैं अभी किसी से आपने, ऐसा ही है। अच्छा, और कोई रिपोर्ट देखते हैं, इनवॉइस रजिस्टर, कितनी इनवॉइसेस बनी थी, एक ही बनी थी हैदर मोबाइल की, 18,000 की, ठीक है। अच्छा, कस्टमर सेल हिस्ट्री, हैदर मोबाइल 18,000, अच्छा सेल हिस्ट्री भी क्या आ रहा है, 18,000 का माल बेचा था, 14,000 उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दें, 4,000 प्रॉफिट है, ये भी बता रहा है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 4,000 का हुआ इससे, और वो प्रॉफिट आपका परसेंटेज के मुताबिक 22% बनता है, 22%, इतना जी। अच्छा देखें, हाँ वो कॉस्ट माइनस कर देता है ना। वॉक इन कस्टमर से आपने 20,000 का मोबाइल बेचा था जो कि 15,000 का था, और 5,000, हेलो वालेकुम, नहीं मैं वर्कशॉप में हूँ, बोलो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा जी ठीक है, सॉरी। अच्छा इसे देखिए, 5,000 आपने कमाई, यानी 25% आपको फायदा हुआ है वॉक इन कस्टमर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बड़ी काम भी आ जाएगी आप लोगों के। और अब देखिए आपको मैंने बता दिया कि उधार पे सेल करनी हो तो इनवॉइस, और कैश पे करनी हो तो रिसिप्ट, ठीक है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी है, 8,000 रुपए रुके हुए हैं, किसके, हैदर मोबाइल के 8,000 रुके हुए हैं ना, 2 दिन बाद वो भी लेके आ गया। अब क्या करें, इनवॉइस में हमने उससे 10,000 रिसीव कर लिए थे, क्या किया था हमने इनवॉइस में, दोबारा देखिए इनवॉइस को, इनवॉइस जब हमने बनाई थी तो इसकी जो एंट्री थी हमारे पास, उसमें 18,000 की हमने इसे सेल की थी, जिसमें इसने क्या कहा था, 10,000 अभी ले लो, तो हमने क्या कहा था, अमाउंट पेड एट सेल में जाके 10,000 की एंट्री हमने शो कर दी थी कि इससे ले रहे हैं, हम उसी वक्त ले रहे थे, 8,000 इसने रोक लिए थे, ऐसा ही है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, रेड, पार्शली पेड, इसका मतलब है ये आपको इनवॉइस भी बता रही है कि कुछ पैसे रुके हुए हैं, पार्शली पेड हुआ, फुल पेड नहीं हुआ। अब कुछ दिन बाद इसने क्या कहा, 2-3 दिन बाद बोला जी ये लो 8,000 भी ले आया मैं। अब आप जो बाकी अमाउंट लेना है आपने वो भी रिसिप्ट से ही लेंगे, एक तो कैश सेल होती है रिसिप्ट से,
दूसरा जो बकिया अमाउंट है जो बाद में पे करेगा कोई कस्टमर, वो भी रिसिप्ट से ही होगा। देखिए रिसिप्ट में गए, अब आप रिसिप्ट में किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैश सेल नहीं है, ये पैसे आ रहे हैं रुके हुए, तो हैदर मोबाइल को करेंगे ना। जैसे ही हैदर मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसकी डिटेल नीचे आ गई, 8,000 बचे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, है ना। रेफरेंस नंबर क्या होता है, रेफरेंस नंबर क्या बताया था, या तो चेक नंबर होगा या फिर कैश लिख देंगे। चलेंगे फिर कैश लेके आ गया, ठीक है जी, नंबर डाल दिया। रिसिप्ट नंबर शायद ये 2 बन रही है, ओके। किस डेट को दे रहा है भाई, ये 4 तारीख को लेके आ गया। बाकी पेमेंट मेथड कैश है। 8,000, अच्छा बात भाई ये भी होता है 8,000 रुके हुए उसके, लेकिन वो 4,000 लाए, ये बहुत होता है बिजनेस में। देने 8 है लेकिन कह रहा मैं तो 4 लाया हूँ अभी भी, तो आप उसे मना करेंगे, जाओ बाकी बाद में आना 8 नहीं, आप 4 तो ले लेंगे। तो ये जो कॉलम है अमाउंट पेड, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, या तो यहाँ 4,000 लिख दें या फिर फुल अमाउंट आया तो फुल लिख दें, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। अगर फुल आया तो यहाँ टिक कर दें, 8,000 आ गए, ठीक है, यहाँ टिक करेंगे ना, यहाँ पे 8,000 आ गए। हो सकता है वो अभी भी 8 में से 4 ही देना चाहता हो, तो फिर आप इस 8,000 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, यानी फिर 4,000 रुक जाएंगे उसमें, जब बाद में देगा फिर रिसिप्ट में आएंगे आप, सही है। चलिए फुल अमाउंट ले लेते हैं, ये हमने कहा सेव, ठीक है भाई, ऐसा ही है। हमने क्या किया, रिसिप्ट में जाके बाकी अमाउंट भी रिसीव कर लिया, तो क्या रिपोर्ट्स में इसकी चेंजिंग हुई होंगी कि नहीं। कस्टमर लेजर देख लें, अब कस्टमर लेजर देख लें। हैदर मोबाइल ने 18,000 का माल लिया था, 10,000 पहले दिए, 8,000 बाद में दिए, 0 बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है इसमें, ऐसा आ गया आपके पास। और वॉक इन से तो आपने ले लिए थे, क्लियर है। एक और एंट्री कर दूं या फिर परचेज पे आ जाऊं, परचेज पे आ जाता हूं, जब प्रॉब्लम होगी दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हमने कहा जी परचेज करनी है, परचेज में भी 2 ऑप्शंस है, उधार पे परचेज, परचेज रिसीव इन्वेंट्री, कैश पे परचेज, पेमेंट। चले उधार पे करते हैं, परचेज रिसीव इन्वेंट्री। वेंडर एक ही है हमारे पास, नोकिया वाला। अच्छा जी, डेट, चलिए जी फर्स्ट ही ले लेता हूँ। इनवॉइस नंबर, चलिए इसको मैं 101 ले लेता हूँ, कोई भी नंबर डालना जरूरी। आइटम, हाँ जी नोकिया खरीदना चाहते हैं, कितने, 50 लेना चाहते हैं भाई हम, इसका मतलब 50 नोकिया आप खरीद रहे हैं। देखिए कॉस्ट खुद ब खुद आ गई यहाँ पे, 7,000 आ गया। एक आइटम जो खरीदते हैं नोकिया वो 7,000 का है, और हमने 50 खरीदे, कितने के हो गए, 3,50,000। और इसकी क्रेडिट लिमिट क्या है, 5 लाख। 5 लाख तक का माल आपको लीचिंग दे सकता है, मैंने लिखा था ना, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर लेगा, सही है भाई। अब जरा सुनिए, ये उधार पे ले रहे हैं या कैश पे, क्रेडिट पे ले रहे हैं। मैंने क्या कहा था, परचेज रिसीव इन्वेंट्री वाउचर उधार पे परचेज के लिए, ऐसा ही है। जैसे इनवॉइस उधार पे सेल के लिए था, सेल पे उधार, इनवॉइस, परचेज में उधार हो, परचेज रिसीव इन्वेंट्री। अच्छा, लेकिन आप भी ये चाह रहे हैं, आपने कहा कि भाई हमने माल खरीद रहे हैं और अभी हम 3.5 लाख में से 2 लाख अभी ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, यानी 1.5 लाख आप रोकना चाहते हैं, 2 लाख अभी देना चाहते हैं। जैसे कस्टमर ने आपको 10,000 दे दिए थे, 8,000 रोके थे, यहाँ आप 2 लाख दे रहे हैं, 1.5 लाख रोकना चाहते हैं। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन है, नीचे नजर आ रहा है कुछ, नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अमाउंट पेड एट परचेज, आ रहा है नजर, आपने यहाँ 2 लाख लिख दिया, एंटर किया, वो रेफरेंस नंबर पूछेगा, रेफरेंस क्या है, चेक नंबर होगा या फिर कोई भी नंबर होगा। कैश तो नहीं दे सकते, अब आप चाइना ट्रांसफर कर रहे हैं तो यकीनन आपने किसी तरीके से किया होगा, या तो किसी मनी चेंजर से किया होगा अमाउंट, या किसी तरीके से आपने किया होगा, तो यहाँ पे हम वो नाम भी लिख सकते हैं मनी चेंजर का या जो भी है। कैश अकाउंट से मुराद क्या है, यानी कहां से कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं। आपने कहा हमने HBL से ट्रांसफर किया, ये कैश से तो नहीं कर सकते, बैंक से ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से बैठ के चाइना में, कैश तो नहीं जा सकता फौरन, तो आपने कहा बैंक का अकाउंट यूज किया। ये जरा देख लिया करें जहाँ भी कैश अकाउंट वगैरह है, किस कैश से ले रहे हैं, किस कैश से दे रहे हैं, ये जरा बहुत सोच समझ के एंट्री करनी है। पता चला
पेमेंट एमसीबी से की थी और यहाँ एचबीएल लगा दिया। पता क्या होगा, फंसेंगे कब आप, जब वो ऑडिट होता है ना कंपनी का, वो ऑडिटर सर पकड़ के बैठा होता है, साहब सबको बुला लेता है, ऑनर को कहता है यार आपके बैंक में इतने होने चाहिए, इतने मौजूद हैं, इसमें इतने होने चाहिए, इसमें इतने मौजूद है, ये तो गलत हो गया सारे अकाउंट। फिर वो ऑनर देखेगा कौन कर रहा था अभी काम, आप कर रहे थे, क्या मिस्टेक थी। अब आप पता नहीं कितने महीने पहले आपने मिस्टेक की, वो ऑडिट तो साल में एक दफ़ा होता है। अब आप दिन रात एक कंपनी में बैठे रहेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे मैंने मिस्टेक कहाँ की थी। सारे पुराने वाउचर्स निकालेंगे आप, क्योंकि आपकी एक फाइल भी बनी हुई होती है जो आप कागज की सूरत में भी काउंट को रखते हो। ऐसा नहीं होता सारा कंप्यूटर में हो, बिल्स को फाइल भी किया जाता है। और अगर आपने मिस्टेक नहीं निकाली तो आप जॉब से गए, ये बात ध्यान में रखिए। बहरहाल ये ख्याल रखना है कि पेमेंट किस अकाउंट से की गई, ठीक है। तो आपने 2 लाख रुपए पे कर दिए, समझ में आ रहा है, अब सेव कर देते हैं, सही है। अब इसकी भी रिपोर्ट बनी होगी कि नहीं, रिपोर्ट्स कौन सा, अकाउंट्स पेएबल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या, वेंडर लेजर। वेंडर लेजर, ये देखिए नोकिया चाइना से 3.5 लाख का माल लिया गया, जिसमें डेबिट यानी आपने कर दिया, ये दे दिए 2 लाख, 1.5 लाख अभी भी देना है, ऐसा ही है। और भी रिपोर्ट्स होती हैं, मैं जल्दी में ज्यादा, एज पेबल में भी यही आ रहा होता है, एज पेबल भी एक रिपोर्ट होती है, उसमें भी यही आ रहा होता है, ठीक है भाई, समझ गए। अब कुछ दिन बाद ये पेमेंट आप करेंगे या नहीं करेंगे ना, आप क्या करेंगे, पेमेंट करनी है मुझे 1.5 लाख, क्या करूं, पेमेंट वाउचर से ही जाएगी। पेमेंट में 2 काम है, कैश परचेज भी कर सकते हैं और बकिया पेमेंट भी कर सकते हैं। चलिए पेमेंट में गए, किसको पेमेंट करनी है, चाइना को। देखिए दिखा रहा है नीचे 1.5 लाख, चेक नंबर या जो भी आपका नंबर है वो डालें, किस डेट को पेमेंट जा रही है, पेमेंट जा रही है जी 5 तारीख को, ठीक है जी, 1.5 लाख का अमाउंट है, पूरा पे कर रहे हैं तो पूरा, लेकिन आपने कहा मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख दे रहा हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ बताएं कहां पर लिखा है कि किस बैंक से करना है, किस बैंक से करना है। 1 लाख दे रहे हैं ना, रुका हुआ 1.5 लाख में से 1 लाख अभी आप दे रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है किस बैंक से दे रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश अकाउंट बताएं, हमने कहा एचबीएल, एचबीएल पेमेंट कर दी, तो आपके कंप्यूटर को दिखाना चाहिए ना कितना बचा हुआ है, दिखाएगा कि नहीं, अकाउंट पेएबल, वेंडर लेजर 50,000 आ गया ना, 50,000 रुका हुआ है, एज पेएबल 50,000, कोई मसला हुआ, सिर्फ स्टेप्स को समझना है, ऐसा ही है ना। अब आपने ये पेमेंट भी करनी है, दूसरे दिन उसने बोला पेमेंट कर दो, अब आप क्या करेंगे, टास्क में गए, फिर क्या करेंगे, फिर पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट का मतलब जा रही है पेमेंट, रिसिप्ट का मतलब आ रही है पेमेंट, ठीक है जी, पेमेंट करनी है तो जा रही, पेमेंट एक ही वेंडर है, ये देखिए फिर ये 50,000 दिखा रहा है नीचे, 50। अब आपने फिर चेक नंबर वगैरह कुछ भी रेफरेंस नंबर डाला या डेट डाली, आपने कभी 6 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ और एचबीएल से कर रहा हूँ और ये पूरा अमाउंट मैं देना चाहता हूँ, ये लीजिए 50। जन एंट्री यहाँ खुद ब खुद बन रही है, आप देख सकते हैं, एचबीएल चला गया क्रेडिट और पेएबल क्लियर हो गया, डेबिट हो गया। थोड़े से रूल्स अकाउंटिंग के दोबारा से पढ़िएगा। अब आपकी रिपोर्ट्स क्या दिखाएगी, पेएबल, एज पेएबल 0, किसी का कोई अमाउंट नहीं देना, और अकाउंट रिसीवेबल में एज रिसीवेबल, किसी से कोई पैसा नहीं लेना। एज रिसीवेबल कहाँ होता है, अकाउंट रिसीवेबल में, और एज पेएबल कहाँ होता है, पेएबल में। रिसीवेबल का मतलब लेना कितना है, पेएबल का मतलब देना, और एज का मतलब एज्ड, ये लिखा हुआ एज, यानी वो उम्र क्या है लेने या देने की, अमाउंट कितने दिन में आना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये भी लिखा है 30 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में, किस अरसे में लेना। अब आपने चाइना से कैश परचेज करनी है, क्या करेंगे, कैश परचेज, एक तो पेमेंट कर दी आपने, कैश परचेज भी पेमेंट सही होती है। पेमेंट में गए, नोकिया चाइना सेलेक्ट किया, रेफरेंस नंबर डाला, डेट डाली आपने कहा आइटम मुझे चाहिए सैमसंग, नहीं चले नोकिया लेना इससे तो, और हमें 5 चाहिए,
और कैश आप ट्रांसफर इसी वक्त करना चाहते हैं 35,000। किस बैंक से करना है? बैंक ले लिया, जन एंट्री बन गई, इन्वेंट्री डेबिट, एचबीएल क्रेडिट, सही है, ये हो गया सेव। तो क्या आपका एजिंग बनी होगी या नहीं? एजिंग बनी होगी कि नहीं? एजिंग होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि कैश पे परचेज किया है। जब तक उधार पे नहीं रखेंगे एजिंग नहीं बनती। सेल परचेज भी होगी। अब बताइए, रिपीट करूं सेल परचेज दोबारा कर देता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। एक मरतबा देखिए, टास्क इनवॉइस किस लिए होती है? क्रेडिट सेल। हैदर मोबाइल दोबारा आ गए 11 तारीख को, इनवॉइस नंबर 02, आइटम सैमसंग, क्वांटिटी इसमें तो कम ही थे 4, टोटल है प्राइस क्यों नहीं आ रही, ठीक है 20,000, ठीक है। अमाउंट टोटल कितना हो गया? 80,000। उधार पे सेल हो रही है, इनवॉइस बन रही है। आप पैसे देना चाहेंगे तो क्या करेंगे? अगर इस वक्त आधे पैसे देना चाहें तो क्या करेंगे? अमाउंट पेड एट सेल में जाके इसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि रेफरेंस नंबर डाल के अमाउंट आपने कहा कि अभी 50,000 हम अभी दे थे, कैश दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, इसके बाद सेव कर देंगे। आज 50,000 कर दिए आपने इनवॉइस में। रिपोर्ट्स में एजिंग बनेगी कि नहीं? जी हाँ, 30,000 की एजिंग बनेगी, 30 रोके हैं आपने, ठीक है। कुछ दिन बाद आप ये पेमेंट करना चाह रहे हैं, वापस नहीं लेना चाह रहे हैं, रिसीवेबल है लेना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? रिसिप्ट में जाएंगे, उसी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर बनाएंगे, कोई रिसिप्ट का नंबर बनाएंगे, कोई भी नंबर, डेट किस डेट पे कर रहे हैं आप? 13 तारीख को कर रहे हैं। 30,000 देखें यहाँ दिखा रहा है, रुके हुए हैं। पूरे देने हैं तो यहाँ पे टिक लगा दें, अगर आधे देने हैं तो फिर आधा अमाउंट लिख दें इस वक्त भी। ये आपने सेव कर दिया। अब आपके एजिंग होगी या नहीं? एजिंग 0। अब कस्टमर कैश वाला आ गया, क्या करेंगे? रेसिप्ट में ही जाएंगे, लेकिन अब कस्टमर वॉक इन सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे, रिसीप्ट नंबर डालेंगे, क्वांटिटी 1, क्योंकि वॉक इन कस्टमर अक्सर एक ही चीज़ लेता है। और नोकिया मोबाइल एक सेल कर रहे हैं 10,000, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास देखो ऊपर पैसे किस में जा रहे हैं? कैश, ऊपर नज़र भी आ रहा है, कैश में जा रहा है ये कैश। अगर चेक होता तो बैंक करना होगा यहाँ पे, ये भी सेव कर दीजिए। तो क्या एजिंग बनी होगी? नहीं, क्योंकि कैश है, एजिंग तो अभी भी 0 है। लेकिन कौन सी रिपोर्ट बनी होगी? कस्टमर लेजर बढ़ता जा रहा है कि नहीं? हैदर मोबाइल की ट्रांजैक्शंस ऊपर है और वॉक इन कस्टमर की ट्रांजैक्शंस नीचे हैं। पहले 20,000 की सेल की थी, अब 10,000 की सेल है। टोटल देखिए आप वॉक इन कस्टमर की और इनकी मिला के टोटल तो नीचे आ रहा है सब। सेल हिस्ट्री, कस्टमर सेल हिस्ट्री, अब तक आप हैदर मोबाइल से 98,000 की सेल कर चुके हैं, जिसमें आपको 74,000 खर्चा आया, 24,000 आप कमा चुके हैं इससे आपके, और ये आपको ग्रॉस मार्जिन इतना है, ठीक है। परचेज में भी दोबारा देख लीजिए, फिर आप परचेज करना चाहते हैं, उधार पे करना होगा तो परचेज हिस्ट्री, इन्वेंट्री, नोकिया में गए, डेट डाली आपने, नंबर डाला, कौन सा आइटम परचेज करना चाह रहे हैं, नोकिया। फर्स्ट कीजिए, आपने कहा कि मैं 100 खरीदना चाहता हूँ, 7 लाख के हो गए, ठीक है। अब आपने बाद में पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करेंगे इसको? बाकी पेमेंट से, ये देखिए 7 लाख की पेमेंट करनी है, तो आपने किस बैंक से करेंगे? एक ही बैंक है ना हमारे पास, और पूरी 7 लाख की पेमेंट करनी है। और डेट जरा मैं चेंज कर दूं,
नंबर जरूरी है डालना यहाँ पे। अब 7 लाख की पेमेंट है, क्या मेरे बैंक में 7 लाख मौजूद है? नहीं है। ये डॉलर का निशान नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें, बैंक बताएगा इस वक्त कितने पैसे हैं। ये देखें 1,15,000, यही है ना, 1,15,000 है और 7 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। बैंक बता रहा है 1,15,000, आपने 7 लाख की पेमेंट शो कर दी, ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो ये यहाँ डॉलर के साइन से आप चेक भी कर सकते हैं कि पैसा कितना पड़ा हुआ है। आपने कहा कैश से कर देता हूँ, कैश इन हैंड लिया, डॉलर का साइन दबाया, उसने कहा इसमें तो अच्छा इसमें पैसे बहुत है देखो, क्योंकि कैश ज्यादा आ रहा था, कैश में जा रहे थे ज्यादातर पैसे, बैंक में पैसे आपने ट्रांसफर ही कम नहीं किए, कम किए। बहरहाल तो अगर बैंक से ट्रांसफर करना है तो इसका मतलब है आपको कम पैसे देने होंगे, या फिर अपने कैश से ट्रांसफर तो करें बैंक में पैसे। अब देखें एक मसला आ गया, कैश आपके पास 5-5.5 लाख पड़ा हुआ, बैंक में 1.5 लाख है, और पेमेंट अभी करनी है मुझे, फर्स्ट करें 5 लाख, और बैंक में तो पैसे नहीं है, कैश पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए मुझे इस वक्त? 5 लाख सामने पड़े हुए लेकिन बैंक में नहीं है। अब बैंक में पैसे भेजने पड़ेंगे ना यहाँ से जो सामने पड़े हुए हैं, तभी तो बैंक ट्रांसफर करेगा, या बैंक खुद ब खुद कर देगा। अब ट्रांसफर कैसे करें? बैंक को बढ़ाना है, कैश को कम करना है। जर्नल एंट्री में जाएंगे, फॉरेन जर्नल एंट्री, टास्क में मेक जर्नल एंट्री, डेट 11 तारीख, 11 तारीख, रेफरेंस नंबर चले कोई भी बना लें। अभी आप डेबिट किसे करेंगे? बढ़ाएंगे किसको? बैंक को। कितना बढ़ाते हैं? 5 लाख बढ़ा दे। खत्म किसे करना है, कम किसे करना है? कैश को 5 लाख से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफर किया। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये पीएचडी में एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे स्पेलिंग मिस्टेक भी दिखा सकता है। ट्रांसफर कैश। अब कोई ऐसी रिपोर्ट भी तो होनी चाहिए इसमें ये पता चले कि इस वक्त कितना कितना अमाउंट मौजूद है सब में। रिपोर्ट्स, जनरल लेजर, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये वाला जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस देख लें भाई। कैश इन हैंड अभी भी अब कम हो गया। एसबीएल में देंगे कितना पैसा आ गया, हाँ खोल लें, 60,50,000 आ गया। बैंक ट्रांसफर, बैंक बढ़ गया आपका और कैश कम हो गया, 78,000 रह गया। अब 5 लाख दे सकते हैं कि नहीं? आप टास्क में गए, पेमेंट करनी है तो पेमेंट में गए और आपने इसको सिलेक्ट किया। 7 लाख में से बैंक में आपके पास इस वक्त 6,15,000 है, चेक नंबर या जो भी नंबर डालना था, और आपने 11 तारीख को ही इसमें आपने 5 लाख के ट्रांसफर कर दिया। 2 लाख अभी भी रोक लिया आपने, ठीक है, सही है। कितने थे कैश में हमारे पास? 6,15,000। कितना ट्रांसफर कर दिया? कितना बचना चाहिए? तो अब अगर आप इसको भी चेक करना चाहें रिपोर्ट्स में, तो जनरल लेजर में जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस देख लिया करें, ये बता देगा एचबीएल में कितना बचा है, कैश में कितना मालूम बचा हुआ है, पेडी कैश में कितना अमाउंट मौजूद है। जारी बात है सेल करेंगे फिर पैसा आ जाएगा, और इन्वेंट्री कितने की है, एक्सपेंस कितने, टैक्स कितने, सारे बता रहा देखो, अदर एक्सपेंस कितने की है, रेंट एक्सपेंस कितने की है, सारी डिटेल ट्रायल बैलेंस में भी हो, ठीक है। ओके, अनीस भाई को बुला लेंगे, मैं इसे स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, खुद ही आके स्टॉप करें, ऐसा ना कैंसिल हो जाए वीडियो, वैसे F10 से होती है। कोई प्रॉब्लम? 2 मेन ऑप्शन सेल के, 2 परचेज के करा दिए मैंने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहां तक तो पहुंचे। लाइट्स ऑन कर दें, फिर F10 में खुद ही दबा देता हूँ।
पॉज कर दूं, ये डिलीट तो नहीं होगा ना पॉज से?